हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने दूसरा यूनिट आपके कुमार भारती टेक्स्ट बुक क्लास 10 का शुरू किया है और पहला जो सेक्शन है उसका 2.1 वो है एक कविता जिसका नाम है एनिमल्स। और इस कविता के जो कवि है वो है एक अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमन। कल हमने इस कविता की वार्मिंग अप भी देखी है और इस कविता के कवि के बारे में भी हमने जाना है। कवि के बारे में हमने ये जाना है कि किस तरह से सबसे बड़ा जो उनका क्या कह सकते हैं वैशिष्ट्य, उनका जो वैशिष्ट्य होगा या सबसे बड़ा उनका जो कोई फीचर होगा तो वो ये है कि ही वॉज नॉन कन्फॉर्मिस्ट। मतलब रूढ़ि परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ने वालों में से वो एक व्यक्ति थे। अमेरिका के बहुत ही जाने माने कवि वो आज भी माने जाते हैं। ठीक है। और उनके बारे में एक खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक कविता लिखी थी। अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष थे अब्राहम लिंकन, वो इतने लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपति वो रहे हैं। और उनकी मृत्यु के बाद वॉल्ट विटमन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक कविता लिखी थी जिसका नाम था ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये जो कविता उन्होंने उनके लिए लिखी थी वो आज भी बहुत ही लोकप्रिय कविता है और आज भी बड़े चाव से लोग उसको पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के ये एक बहुत ही बड़े जाने माने लोकप्रिय कवि अमेरिका में रह चुके हैं। आज भी उनका जो साहित्य है वो बड़े ही चाव से पढ़ा जाता है। उनके द्वारा जो लिखित कुछ कविता संग्रह है उनमें से एक एक कविता उनकी जो है ओ कैप्टन माय कैप्टन जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में लीव्स ऑफ ग्रास नाम की एक कविता जो संग्रह है उनका वो भी बहुत ही लोकप्रिय है। तो इस तरह से वो एक बहुत ही जाने माने कवि रह चुके हैं। अपने ज़माने के वो जब कविता लिखा करते थे, तब भी वो उन उस ज़माने के कवियों में एक सर्वश्रेष्ठ कवि उनको माना जाता था। ठीक है? तो ये हमने उनके बारे में जाना है। अब हम कविता के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले मैं पूरी कविता आपको पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद में 2-2 लाइन्स उसकी मैं पढ़ूँगा और आपको एक्सप्लेनेशन देता चलूँगा। ठीक है? चलिए। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make music, discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? ठीक है। तो ये कविता है जिसके जैसे आप आपने कविता के बारे में जाना, कवि के बारे में जाना है, उसी तरह से हमने कविता के बारे में भी थोड़ी जानकारी ली है कि ये जो कविता है, द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस। मतलब वो कह रहे हैं कि वो इंसानों से, मनुष्य से ज्यादा प्राणियों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इसी से हमें कविता का पूरा सार मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। वो कहते हैं कि मैं खुद एक प्राणी बन करके प्राणियों के साथ रहना पसंद करता हूं। आई थिंक आई कैन, आई कुड टर्न, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद एक प्राणी बन जाऊं और प्राणियों के साथ रहूं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो बहुत ही प्लेसिड होते हैं।
प्लासिड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? प्लासिड का मतलब होता है शांत, है ना? शांति से ज़्यादा उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो जल्दी से विचलित नहीं होता है ना? है ना? जो जल्दी से विचलित न होने वाले, है ना? तो वो कहते हैं कि मैं प्राणियों के साथ रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि प्राणी कभी भी जल्दी से विचलित नहीं होते। हम इंसान को क्या है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम दुखी हो गए। किसी ने हमें कुछ किसी ने हमारे मन के मुताबिक कुछ नहीं किया, हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने मैंने किससे कुछ कहा और उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं दुखी हो जाता हूँ। मतलब इंसानों को दुखी होने के 100 कारण रोज उसके जीवन में मिलते हैं। पर प्राणियों की बात वैसी नहीं है। वो आसानी से दुखी नहीं होते हैं। वो तो निरंतर अपना जीवन जीते रहते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर ईडी, ईडी जो है वो ई ई वहां पर ड्रॉप कर दिया है और इसको शॉर्ट किया है ना? सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड मतलब कि स्वावलंबी, है ना? परावलंबी नहीं है, वो अपने आप, है ना? वो दूसरों पर निर्भर ज्यादा नहीं रहते, जैसे कि इंसानों में देखा जाता है अक्सर, जिसके विपरीत इंसानों में देखा जाता है कि इंसान का जो बच्चा होता है, तो वो कम से कम 25 सालों तक भारत में, बाहर तो 17-18 सालों में वो घर के बाहर निकल जाते हैं, पर ये भारत में भी आज अगर आप देखोगे तो 25-30 साल तक बच्चे अपने माँ बाप की कमाई पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से वो कहा जाता है कि वो स्वावलंबी होते हैं। उनके बच्चे भी एक पैदा होने के बाद एक 4-6 महीने के अंदर वो भी स्वावलंबी हो जाते हैं। मतलब वो जल्दी से दुखी नहीं होते, वो बहुत स्वावलंबी होते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा कवि कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं भी एक प्राणी बन जाऊँ, प्राणियों के साथ रहूँ, क्योंकि वो जल्दी से दुखी नहीं होते, जल्दी से विचलित नहीं होते और वो स्वावलंबी होते हैं। किसी पर भी वो निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है? ये 2 लाइनें। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और इसीलिए मैं उनके सामने खड़ा होकर के उनको देर तक निहार सकता हूँ या निहारता हूँ और देखना और समझना चाहता हूँ कि ये इतने कैसे स्वावलंबी है, ये इतने कैसे शांत और धैर्य इनमें है कि ये जल्दी से विचलित नहीं होते। मैं उनके सामने खड़े होकर ये सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, उन्हें ताकता रहता हूँ। They do not sweat and whine about their condition. वो स्वेट, स्वेट मतलब यहाँ पर उसका मतलब तो पसीना होता है, पर यहाँ पर कविता में उसका मतलब है कि क्या करना, उसको हम कहते हैं हार्ड वर्क है यहाँ पर, ठीक है? मतलब एंड वाइन, है ना? वाइन, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये फर्क है कि वाइन और वाइन अलग होता है ना? वाइन का मतलब होता है क्राई अबाउट, रोते रहना, है ना? वाइन का मतलब है कि देखिए, किसी प्राणी को कभी आपने सुना है कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास छोटा घर है, बंगला नहीं है ना? मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा कभी कहते हुए किसी प्राणी को आपने सुना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपनी जो कंडीशन है, जिस परिस्थिति में वो रहते हैं, कभी भी उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश, अब यहाँ पर जो हार्ड वर्क होता है, अब देखो इंसानों का क्या है, इंसानों का क्या है कि इंसान जिस भी परिस्थिति में पैदा होता है, चाहे वो अमीर से अमीर घर में पैदा हो या गरीब से गरीब घर में पैदा हो, वो हमेशा ही अपनी जो परिस्थिति है, उसे बदलने की सोच रखता है ना? मतलब अगर वो गरीब है तो वो सोचेगा, उसके पास अगर साइकिल है तो वो सोचेगा मुझे एक टू व्हीलर चाहिए। अगर उसके पास टू व्हीलर है तो वो कहेगा छोटी फोर व्हीलर चाहिए, छोटी फोर व्हीलर है तो कहेगा बड़ी चाहिए, बड़ी है तो वो कहेगा इससे भी महंगी फोर व्हीलर चाहिए, उससे भी महंगी फोर व्हीलर आएगी तो वो कहेगा हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर आएगा तो कहेगा मेरे पास प्लेन नहीं है।
तो इस तरीके से कहीं भी वो पैदा हो, इंसान किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, वो हर समय अपनी परिस्थिति और भी ज़्यादा निखारने को, और भी ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश में वो लगा रहता है और उसी होड़ में वो जीवन जीता है। ठीक है? तो प्राणी जो होते हैं, वो कभी भी अपनी परिस्थिति बदलने के फंदे में नहीं पड़ते हैं। वो जिस तरह से उनका जीवन, जिस तरह से वो पैदा हुए हैं, जिस तरह से वो जीते आए हैं, उसी तरह का जीवन वो आगे भी जीते हैं और ना ही कभी वो जिस तरह की परिस्थिति में रहते हैं, उसके बारे में कभी शिकायत करते हैं। कभी भी वो कंप्लेन नहीं करते, कभी भी वो रोते नहीं रहते कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। कभी भी वो इस चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते, रोते नहीं रहते। ठीक है? They do not lie awake in the dark and weep for their sins. और ये प्राणी ही है जो कभी भी अंधेरे में, जो अंधेरा मतलब यहाँ पर सोने का वक्त है ना, रात, वो कभी भी रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें खुली रखकर, है ना, लाई अवेक मतलब नींद न आना, है ना, मतलब क्यों, क्यों नींद नहीं आना? एंड विप, विप मतलब रोना। फॉर देयर सीन्स का मतलब है पाप, है ना। ये जो कल्पनाएं हमारे अंदर, ये जो सारी चीजें हमारे अंदर डाल दी गई है, जिसको हम कहेंगे प्रोग्रामिंग कहते हैं, हमको जिस तरह से प्रोग्राम किया गया है, उसमें ये सारी चीजें आती है। और इसीलिए इंसान क्या करता है, रात में सोते समय जब भी वो बिस्तर पर जाता है, तो बिस्तर पर पड़े-पड़े उसे नींद कभी भी नहीं आती है। वो पड़े-पड़े आँखें खुली रख कर के अपने पापों के बारे में सोचता रहता है और रोता रहता है कि मैंने ये किया, मेरे से ये हो गया, ये गलती मैंने की। ये सारी चीज़ें वो हमेशा सोचता रहता है और अपने परिस्थिति के बारे में हमेशा से ही रोता रहता है। ठीक है? दे डू नॉट, ये प्राणी कभी नहीं करते। प्राणियों को कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सोने के लिए नीचे ज़मीन पर लेट गए, तो सोने के लिए वो सोते समय वो सोच रहे हैं कि नहीं, अरे! आज तो मुझे कम घास मिली है, कल मुझे और ज़्यादा चाहिए होगी, ताकि मैं उसको समेट कर कहीं पर रख दूँ और फिर दूसरे दिन उसको खाऊँ। या फिर अरे! आज तो मैंने ये किया ही नहीं, या फिर आज मैंने बहुत बुरा काम किया। ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। प्राणी तो बस अपना काम करते हैं और जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं। ना वो किसी बारे में सोचते हैं, ना ही वो पाप और पुण्य की कल्पनाएँ लेकर के जीते हैं, है ना? वैसे देखा जाए तो ये पाप, पुण्य, ये जो कल्पनाएँ हैं, ये मनुष्य समाज के लिए लगाई गई है, पर वैसे भी देखा जाए तो ये कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं होती है। ठीक है? तो वो तभी कह रहे हैं कि प्राणी जो होते हैं, वो कभी भी पाप और पुण्य के बारे में नहीं सोचते हैं और कभी भी अपनी रातों की नींद खराब नहीं करते हैं। They do not make me sick discussing their duty to God। और make me sick मतलब make me sick, है ना, मतलब हम कहते हैं ना दिमाग चाटना, है ना, दिमाग खाना या दिमाग चाटना हम कहते हैं ना, तो वो मेरा कभी भी ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू गॉड का मतलब क्या होता है कि भगवान के प्रति अपना कर्तव्य, है ना। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि प्राणी कभी भी मेरा दिमाग ये कहकर नहीं चाटते हैं, ये कहकर नहीं खाते हैं कि हमें भगवान के प्रति इस तरह के कर्तव्य को निभाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, हमने भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को इस तरह से हमने उसकी आरती उतारनी चाहिए, वगैरह, 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 ये सब चीज़ें कहकर मेरा दिमाग वो नहीं खाते हैं। प्राणी ऐसा कभी भी नहीं सोचते, इस तरह से कभी भी नहीं कहते हैं कि हमें भगवान के लिए ये करना चाहिए, भगवान के लिए हमें वो करना चाहिए।
आरती उतारनी चाहिए, अगरबत्ती जलानी चाहिए, दिया जलाना चाहिए, ऐसा कभी भी हमें प्राणी कहते हुए नहीं सुनते और वो मेरा दिमाग नहीं चाटते, है ना? तो यहाँ पर ये ड्यूटी टू गॉड जो है, यहाँ पर है ना, उन्होंने एक तंज कसा है जिसको हम कहेंगे कि इसको हम कह सकते हैं कि एक एक तंज उन्होंने कसा है, एक व्यंग जिसको हम कहेंगे, है ना? इसको क्रिटिक हम कहेंगे, क्रिटिसिज्म कहेंगे। ये किसका क्रिटिसिज्म है? ये पुजारियों का या पादरी जो कहते हैं ना, चर्च में जो पादरी वगैरह होते हैं, उनके प्रति ये उनका व्यंग है कि वो ऐसा कहते हैं कि वो जो पादरी होते हैं चर्च में जब हम जाते हैं या फिर पुजारी जो होते हैं जो भगवान के बारे में हमें बताते हैं, वास्तविक वो हमारा दिमाग चाटते हैं, ऐसा उनका मानना है, ऐसा कवि का मानना है कि ये लोग हमेशा बता देते हैं, है ना? हमें इस चीज के बारे में बता करके कि भगवान के प्रति हमने ये करना चाहिए, भगवान को हमने पैसा दान करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब बता करके हम हमें पका देते हैं। ऐसा प्राणी कभी नहीं करते। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one is dissatisfied. कोई भी, है ना, dissatisfied, है ना, कोई भी प्राणी आपको असंतुष्ट आत्मा, है ना, कोई भी प्राणी आपको असंतुष्ट नहीं मिलेगा। एक भी प्राणी असंतुष्ट नहीं है और ना ही उनमें से कोई डिमेंटेड विथ मैनिया, है ना, ना ही कोई उनमें से मैनिया मतलब है ना, मैनिया मतलब भी पागलपन ही होता है, पागलपन, है ना। तो वो कह रहे हैं, कवि का कहना है कि यहाँ पर यहाँ पर तुम्हें एक भी प्राणी मुझे ये चाहिए, ओनिंग थिंग्स मतलब चीजों को चीजों को खरीदना या चीजों को पाना, है ना। यहाँ पर एक भी प्राणी आपको चीजों के पीछे पागल नहीं है, चीजों को पाने के लिए उनके अंदर वो पागलपन बिल्कुल भी नहीं है ना। नॉट वन, एक भी प्राणी आपको किसी चीज के लिए पागलपन पर उतारू हो जाए ऐसा कभी भी नहीं दिखेगा। तो एक प्राणी अपने जीवन में कभी भी असंतुष्ट नहीं है, ना ही वो किसी चीज को पाने के प्रति पागल है, बिल्कुल नहीं है। वो तो बस आराम से जिस तरह से वो उनका जन्म हुआ है, जिस तरह से वो जी रहे हैं, उसी तरह से अपनी जिंदगी वो गुजार रहे हैं। नॉट वन नील्स टू अदर nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one kneels to another. मतलब नील्स डाउन मतलब क्या होता है? नील्स डाउन का मतलब क्या होता है? नील्स डाउन यहां पर घुटनों के बल घुटनों के बल आना, है ना। मतलब कोई थोड़े जैसे हम कहेंगे प्रार्थना करना या पूजा करना, वैसे, है ना, या फिर इज्जत देना, इस सबसे बड़ी बात उसको कहेंगे हम, इज्जत करना, है ना, इज्जत करना। नॉट वन, एक भी प्राणी दूसरे की इज्जत करने के लिए झुक गया हो ऐसा कभी तुम्हें नहीं दिखेगा। नहीं कोई प्राणी अपने 100 साल पहले जो पूर्वज हुए थे उनके लिए वो घुटनों पर टेक कर उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं दिखेगा, है ना। मतलब प्राणियों में ऊंच नीच नहीं है। प्राणी एक दूसरे को प्राणी ही मानते हैं, एक दूसरे को भगवान नहीं मानते, जैसे कि इंसानों में होता है। अपने जो पूर्वज होते हैं उनको हम भगवान मान लेते हैं, है ना। या फिर कोई पैसे, आज के जीवन में तो पैसे वाला बहुत ज्यादा आदर का पात्र होता है, तो वैसा प्राणियों के जगत में कुछ भी नहीं होता। ना वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा इज्जत से पेश आते हैं या फिर किसी को बेइज्जत करते हैं,
यहाँ पर इज्जत से पेश आना मतलब ये नेगेटिव थोड़ा-सा है कि ना तो कोई बहुत ज़्यादा इज्जत से पेश आता है, ना कोई किसी की बेइज्जती करता है। ना ही वो अपने पूर्वजों के लिए झुक कर के प्रार्थना करते हैं या अपने पूर्वजों की प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल नहीं। प्राणी तो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर ओवर द होल अर्थ। एक भी प्राणी इस दुनिया में रिस्पेक्टेबल, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल मतलब आदर का पात्र, है ना? अब यहाँ पर रिस्पेक्टेबल मतलब यहाँ पर टू हैप्पी ऐसा दिया गया है, मतलब बहुत ज्यादा खुश, है ना? बहुत ज्यादा खुश। ना तो यहाँ पर कोई प्राणी आपको बहुत ज्यादा खुश मिलेगा या फिर कोई प्राणी बहुत ज्यादा दुखी मिलेगा। ना उनको दुख है, ना उनको खुशी है। किसी बात का दुख या खुशी उन पर कोई भी असर किसी बात का नहीं होता है। पूरी धरती पर तुम्हें एक भी प्राणी बहुत ज्यादा खुशी में झूम रहा हो या फिर बहुत ज्यादा दुखी होकर नीचे बैठ गया हो, ऐसा नहीं दिखेगा। प्राणी तो अपना जीवन आराम से जी रहे हैं। आने वाली परिस्थितियों का उन पर परिणाम जो है बहुत ही सीमित होता है। परिस्थिति की वजह से इंसान बहुत ज्यादा सुखी या बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा आनंदी या फिर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, पर प्राणियों में ये चीज तुम्हें कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। प्राणियों को तो उनके परिस्थिति का उन पर कोई परिणाम हो रहा है ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है प्राणियों के बारे में, है ना? सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और इसी तरह वो उनके जो उनका जो संबंध है वो मेरी तरफ वो प्रस्थापित करते हैं और मैं भी उसी संबंध को आगे बढ़ाता हूँ। मतलब वो भी मुझे उनमें से एक समझते हैं, मैं भी उनको अपने में से ही एक समझता हूँ और इस तरह से हम दोनों भी साथ गुजार सकते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई एविंस, है ना? वो क्या करते हैं कि वो टोकन लेकर आते हैं। टोकन मतलब यहाँ पर क्या है? टोकन का मतलब यहाँ पर है कि जो अच्छी चीजें हैं, है ना? यहाँ पर अच्छी चीजें या इसको हम कहेंगे जो गुण है ना? जो अच्छे गुण है, जो सद्गुण है, तो वो लेकर आए हैं। वो अच्छे गुण या फिर सद्गुण जो है वो उनके साथ लेकर आए हैं और वो वक्त वक्त पर वो अच्छे गुण जो है वो दर्शाते रहते हैं, मुझे दिखाते रहते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। मेरे अंदर जो कुछ भी अच्छे गुण है, मेरे अंदर जो कुछ भी गुण है, वही गुण वो भी दर्शा रहे हैं प्लेनली इन देयर पोजीशन। और वो दिखा रहे हैं कि उनके अंदर भी वो गुण है ना? और वो उन उन गुणों को भी मेरे मुझे दर्शा रहे हैं, मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो नहीं कर रहे पर वो मुझे दिख रहे हैं, है ना? वो वही गुण मैं देख सकता हूँ कि मेरे अंदर जो गुण है, वही गुण उनके अंदर भी है। वो बार-बार वो गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। दिखा वो अनायास ही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब वो दिखाने की कोशिश नहीं करते, पर मैं देख सकता हूँ कि उनके अंदर भी वही गुण है जो मेरे अंदर है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज़ टोकन्स। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये जो टोकन्स है, पता नहीं ये उन्हें कहाँ से मिले हैं या फिर ये गुण उन्होंने कहाँ से उठा लिए हैं। समझ में आ रही है बात? कि वो कवि कहते हैं कि मेरे अंदर जो गुण है, मतलब मैं और प्राणी एक-दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं, एक-दूसरे के जैसे ही है, क्योंकि उसके उनके अंदर जो गुण है, वही गुण मेरे अंदर भी है। मैं भी परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता, मैं भी कभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता। उसी तरह के गुण ये प्राणी मुझे ब ब दिखाई दे उनके अंदर भी मुझे यही गुण दिखाई दे रहे हैं। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं या फिर दिखाने की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे में अंदर ऐसे गुण है, तो उसका गर्व उनको है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस अपने काम से काम करते हुए वो मुझे वो दिखाई पड़ रहे हैं कि उनके अंदर भी वही गुण मौजूद है। पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, मुझे अगर सरप्राइज मैं होता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य अगर किसी बात का होता है, तो इस बात का होता है कि उनके अंदर ये गुण कहाँ से आए? कि
उनके अंदर ये सारे जो गुण मेरे अंदर जो है, वही सारे गुण उनके अंदर कहाँ से आए? Did I pass that way huge times ago and negligently dropped them? और फिर आखिरी लाइन में वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कई सालों पहले मैं भी यहीं से गुजरा था और गुजरते हुए मैंने वो सारे गुण यहाँ पर छोड़ दिए थे और क्या उन्होंने वही गुण अपना लिए हैं? अब देखिए, ये जो आखिरी लाइन है, ये आखिरी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस इस कविता में। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि उसको क्वेश्चन मार्क है, वो कह रहे हैं कि क्या बहुत सालों पहले मैं भी यहीं से गुजरा था और गुजरते हुए मैंने ये सारे गुण छोड़ दिए थे और वही गुण उन्होंने अपना लिए। मतलब इसका क्या होता है कि वो कहना चाहते हैं कि इंसान भी, ह्यूमन बीइंग्स भी इसी तरह से जीवन जीता था जैसे आज प्राणी जी रहे हैं। उस समय उनको ज्यादा खुशी नहीं होती थी, उनको ज्यादा दुख नहीं होता था, ना वो किसी को बहुत ज्यादा इज्जतदार मानते थे, ना वो किसी से इज्जत की अपेक्षा करते थे, ना कोई किसी को बेइज्जत करता था। सब एक दूसरे को एक दूसरे के समान मानते थे और अपना जीवन जीते थे, है ना? कोई एक दूसरे के सामने नहीं झुकता था, मतलब कोई ज़्यादा आदर का पात्र था, कोई बहुत ज़्यादा बेइज्जत था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यही गुण आज प्राणियों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो लेखक जो कवि है, वो कवि कहना चाहते हैं कि ये जो गुण है, ये गुण इंसानों में भी कई साल पहले या फिर कई सदियों पहले पाए जाते थे, पर आज उनमें ये नहीं दिखाई पड़ते हैं। शायद वो जब वो जीवन जी रहे थे उस समय, उसी समय उन्होंने वो एक-एक करके छोड़ दिए हैं और नए गुण अपना लिए हैं और वो जो उन्होंने छोड़ दिए थे, वही गुण प्राणियों ने अपनाए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये होता है कि वो कहना चाहते हैं कि इंसानों में भी ये गुण मौजूद थे कुछ सालों या कुछ सदियों पहले, कुछ शतकों पहले। पर अभी इंसान पूरी तरह से बदल चुका है और अपने जीवन को जीना ही वो भूल चुका है। अभी देखिए, ये जो गुण वो बता रहे हैं प्राणियों में है, वैसे अगर देखा जाए तो हर एक क्या कहते हैं धर्म, हर एक धर्म का अध्यात्म जो है, अध्यात्म जिसको हम कहते हैं, वो वही चीज हमें सिखाना चाहता है कि बाहर की परिस्थितियों का आपके ऊपर परिणाम नहीं होना चाहिए। आपको जीवन जीना है तो इस परिणामों से परे होकर आपको जीवन जीना है, इस तरह का। तो इसी तरह से हम जीवन जीते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज कई सदियों पहले इसी तरह से जीवन जीते थे। पर काल के जैसे बदलाव में, काल के बदलाव में क्या हुआ है, जिस तरह से पैसे को ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ है, उस तरह से इंसान का जीवन बदलता गया है। ठीक है? तो आशा करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और पवन बाग अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे नए-नए वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।